थैंक यू बेटा, रिकॉर्डिंग लगाना भूल जाता हूँ। चलिए बहुत अच्छा याद दिला दिए। तो चलिए देखिए, स्टॉक या इन्वेंट्री जो हमारे गोडाउन में रखी हुई है उसको हम कितने दिन के अंदर बेच करके कैश में कन्वर्ट, मतलब ये स्टॉक क्या होगी, कन्वर्ट की जाएगी, जिसको आप बोलेंगे टर्न। क्या बोलेंगे, टर्न करेंगे, किसमें टर्न करेंगे, कैश में। इसलिए इसका नाम है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर मतलब ये स्टॉक कितने दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट होकर के, टर्न अराउंड होकर के कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। Sir, what is the formula of stock turnover ratio या inventory turnover ratio? This is the formula of stock turnover ratio or inventory turnover ratio. Cost of revenue from operation upon average inventory. Now the question is, what is cost of revenue from operation? ठीक है, तो यहाँ पर आइए, कल बताया था आपको। सबसे पहले आपको ये जानना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या चीज। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, आराम आराम से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग चीज होती है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग चीज होती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का ही दूसरा नाम है। जब आप क्लास 11th में थे तो आप सेल्स टर्म पढ़ रहे थे। अब वही सेल्स को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। सेल्स को चेंज करके आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टेक्निकल नाम है तो फील आना चाहिए क्लास 12th में। मतलब सेल्स नहीं बुलाएंगे, कॉमन वर्ड है सेल्स। आप बोलेंगे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल्स। नेट सेल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फाइन। अब बात आती है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम आरएफओ बोलते हैं, कैसे निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? तो यार नेट सेल्स कैसे निकालोगे, सोचो। नेट सेल्स मतलब क्या? पूरा सेल्स, जितना सेल्स किया। तो सेल्स कैसे निकलेगी? कैश सेल्स, जितना आपने कैश में बेचा, जितना आपने क्रेडिट में बेचा, दोनों जोड़ लीजिए। सर कैश मतलब जितना नगद में बेचा, क्रेडिट मतलब जितना उधार में बेचा। ये आपका नगद सेल्स हो गई, जितना आपने नगद में बेचा। ये आपकी उधार हो गई, उधार में कितना बेचा। तो नगद प्लस उधार कर दो, दोनों आ जाएगी टोटल सेल्स। और उसमें से जितना सेल्स रिटर्न है वो माइनस कर दो, वो आ गई नेट सेल्स। आई होप कितनी बात क्लियर होगी आपको। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल्स टू नेट सेल्स या फिर आरएफओ। आरएफओ मींस नेट सेल्स। नाउ थर्ड पॉइंट, सेल्स रिटर्न का एक नाम और है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है दोस्त रिटर्न इनवर्ड। ये सब बेसिक बातें हैं क्लास 11 की। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। सर कैसे इसको पहचानेंगे रिटर्न इनवर्ड? तो देखिए, जैसे आपने सेल्स किया, सर सपोज कीजिए आप एक दुकान पर बैठे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आपने बेचा तो आपके पास से गुड्स गया। लेकिन जब सामने वाला आपको रिटर्न करेगा तो आपके पास गुड्स इन करेगा। रिटर्न सेल्स करोगे तो जैसे मान लो ये बेचा मैंने, ये गया आपके पास, ठीक है, ये गया, ये सेल कर दिया। अब ये सामने से जब रिटर्न आएगा तो ये इन करेगा मेरे पास, ये अंदर आ गया, ये रिटर्न हो गया। तो इसका मतलब रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि गुड्स अंदर को आता है इसलिए इसका दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब बारी है इसकी। किसकी सर? इसकी बारी है कॉस्ट ऑफ आरएफओ की। तो देखिए बेटा, आरएफओ समझाया आपको, अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ पर। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आरएफओ का क्या मतलब होता है? आरएफओ मतलब होता है सेल्स। आरएफओ मतलब क्या होता है? सेल्स। सेल्स की कॉस्ट क्या थी? सेल्स की कॉस्ट क्या थी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स? मतलब आरएफओ नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसका एक दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरएफओ एंड कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ इज डिफरेंट थिंग, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज डिफरेंट थिंग। आरएफओ का मतलब होता है सेल्स, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो हमने प्रोडक्ट बेचा, जैसे ये मैंने बेचा, ये सेल्स है। मैंने कितने में बेचा? लेट से 20 रुपीज में बेचा, दिस इज सेल्स। ठीक है, मैंने इसको खरीदा कितने में था, वो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। कितने में आई थी ये? कॉस्ट ऑफ सेल्स यही होती है कि जो गुड्स आप बेच रहे हैं उसकी लागत क्या थी, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट प्राइस से है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, सीपी भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? सीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइन। अब सर आगे देखिए, आगे देखिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालते कैसे। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ देखिए कैसे निकलता है। ये हमारे पास दो फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने। पहला फॉर्मूला है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब आरएफओ का दूसरा नाम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। देखिए ये कहीं से बना नहीं है, ये आप ही लोग की, मतलब जो आप पहले पढ़े हुए हैं क्लास 4th या 5th में, उसी से बनाया हुआ फॉर्मूला है। रुकिए दिखाते हैं, समझिए। देखिए ये आपने पढ़ रखा है।
आपने ये पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, पढ़ा या नहीं पढ़ा? C प्लस पी इज इक्वल्स टू एस पढ़ा होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। तो जरा बताइए बेटे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब इसी को थोड़ा नए तरीके से जरा लिख दो। कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब है आरएफओ। सेल्स का मतलब क्या है? आरएफओ। माइनस प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी को थोड़ा सा नए ढंग से मैंने लिख दिया है, मतलब मैथमेटिक्स से निकाल के अकाउंट्स के रूप में लिख दिया है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है तो आप आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा। सर व्हाट अबाउट इफ ग्रॉस लॉस इज गिवन? अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर ग्रॉस लॉस होगा तब क्या करोगे? देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उसे क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे। ठीक, अगली बात, एक दूसरा फॉर्मूला भी है कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ये फॉर्मूला बड़ा पेचीदा सा लग रहा होगा, बड़ा अजीब सा, सर ये कैसे याद रखेंगे इतने सारे फॉर्मूले? ये तो चलो सर हमारी क्लास 4 से निकला हुआ फॉर्मूला, ये तो हम तब भी रिटेन कर लेंगे कि C प्लस पी इज इक्वल टू एस होता है तो C इज इक्वल टू एस माइनस पी, और ये वहीं से बना हुआ है। सर ये कैसे याद करेंगे? थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला बना कैसे। एक बार देख लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। व्हाट इज नेट परचेज? पहले नेट परचेज को समझ लीजिए। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब दूसरी बात ये आपको समझानी है, सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो आइए डायरेक्ट एक्सपेंस पहले समझते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फिर फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तो आइए देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मैंने लिखा है, direct expense means expenses up to the production and all factory expenses. Expenses up to the production. डायरेक्ट एक्सपेंस आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट में सुना होगा इसका नाम, जब आप ट्रेडिंग पीएल बना रहे थे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो प्रोडक्शन से जुड़ा होता है। जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं वो खर्चा, और साथ में फैक्ट्री का सारा खर्चा, ऑफिस का खर्चा नहीं, फैक्ट्री का खर्चा। तो जरा देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल को, बहुत आराम से देखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का जैसे वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फ्रेट इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके अलावा बेटे इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सर कैसे? क्योंकि बेटा ये प्रोडक्शन से जुड़ा है। कैरिज इनवर्ड मतलब जब आप सामान मंगा रहे थे उस समय भाड़ा दिए, जब आप सामान मंगा रहे थे फ्लाइट का भाड़ा दिए। इंपोर्ट जब आप बाहर से सामान मंगा रहे थे तो उसका भाड़ा दिए, प्रोडक्शन से जुड़ा मामला है ये सब। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, अगर कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंस हुआ तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा बेटा फैक्ट्री की खर्चे जो भी होंगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, तो ये सब हमारे क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस सर। ठीक, अब देखिए मैं कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर कट बात पता रहे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपको आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस एक साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए आपको कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। आराम से समझिए, क्लास 11 से जुड़ा हुआ मामला है। जिनको बहुत ज्यादा इसकी डीप नॉलेज चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस की, वो मुझसे मैसेज करके बता देंगे, मैं उनको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस से जुड़ी हुई, पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस उनका क्लियर हो जाएगा। अलग से पूरी करीब 1 घंटे की क्लास की डायरेक्ट एक्सपेंस पर वीडियो है मेरे पास, मैं उनको दे दूंगा, आप डायरेक्ट एक्सपेंस पर पूरा कमांड पा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस से ऊपर ऊपर समझना हो तो क्या है, बहुत मेजर रोल नहीं है, आप एक्सपेंस को याद रख करके आराम से काम कर सकते हैं। देखिए जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो परचेज करते समय जो खर्चा होता है, जब भी प्रोड्यूस करते हैं उस समय जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है। तो जैसे आप फैक्ट्री का कोई खर्चा है तो वो डायरेक्ट है, लेकिन ऑफिस का कोई खर्चा है तो वो इनडायरेक्ट है, सेलिंग का कोई खर्चा है तो वो इनडायरेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से खर्चे, एक्सपेंसेस रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री,
ये डायरेक्ट खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू सेलिंग। जो भी सेलिंग का खर्चा होगा वो, और एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग कहते हैं इसको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। फाइन सर, देखिए जरा, जैसे आप कहेंगे वेजेस, वेजेस हमारा डायरेक्ट खर्चा है। कैसे सर? क्योंकि जो मजदूर लोग होते हैं उनको वेजेस मिलती है, जैसे अनस्किल्ड पर्सन जो होते हैं उनको वेजेस मिलती है, और जो स्किल्ड होते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, लेकिन सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। समझना, और डीप में समझाएंगे। फैक्ट्री में कौन लोग काम करते हैं बेटा? फैक्ट्री में मजदूर तबका ज्यादा काम करता है, मजदूर की ज्यादा उसमें रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऑफिस में सारे पढ़े लिखे स्किल्ड, तो स्किल्ड लोगों को सैलरी मिलती है, इसलिए ये इनडायरेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट हुआ। ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट कैसे हुआ सर? क्योंकि जब आप कुछ परचेज करते हो तो ये परचेज से जुड़ा मामला है। कैसे? जब आप बाहर, जैसे मान लो जर्मनी से आपने कुछ मंगाया तो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की परचेज करते समय, ठीक है। आप सेल करते, देखिए इसमें एक खर्चा और आएगा, सेल से जुड़ा जो भी खर्चा होगा वो खर्चा इनडायरेक्ट होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने पहले लिख दिया, सेलिंग। एक्सपोर्ट ड्यूटी कब लगेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी तब लगेगी जब आप फॉरेन को अपना गुड सेल करोगे, कहीं बाहर किसी विदेश कंट्री में जाकर के आउटसाइड ऑफ इंडिया बेचोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। कोई भी फैक्ट्री का खर्चा हुआ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट खर्चे होंगे। कोई भी ऑफिस का खर्चा हुआ, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इसके अलावा सुने, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन बेटा वहीं कैरिज आउटवर्ड आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकल के आएगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड? चलिए समझिएगा। जैसे एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जब आप सामान खरीदते हैं तो ट्रक अंदर आती है, जब आप सामान बेचते हैं तो ट्रक बाहर जाती है। तो इमेजिन करो यार, तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है, वहां पर सामान आ रहा है, तो सामान जब आएगा तो ट्रक लेकर अंदर आएगा पहले, और जब सामान आप बेचोगे तो ट्रक बाहर को जाएगा। जब ट्रक इन करता है तो उस समय जो भाड़ा देते हो तो वो कैरिज इनवर्ड होता है, और जब ट्रक लोड होकर के सामान बिकने को जाता है तो उस समय जो भाड़ा देते हो वो कैरिज आउटवर्ड है। तो ट्रक जब इन कर रहा होता है उस समय आप सामान खरीद रहे होते हो, तभी तो आप भाड़ा दे रहे हो, तो ये परचेज से जुड़ा मामला है। लेकिन जब ट्रक बाहर जाता है तो आप बेचने के लिए भाड़ा दे रहे हो कि भाई लेके जाओ बेच के आओ, उसके लिए आप भाड़ा दे रहे हो, मतलब उसके लिए आप रेंट किराया दे रहे हो, तो वो कैरिज आउटवर्ड होगा। सेम उसी तरीके से फ्रेट इनवर्ड होता है। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है, फ्रेट इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन फ्रेट आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको हो सकता है फंसा दे थोड़ा सा, ये मामले आएंगे। ऊपर देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट है, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट है, प्रोडक्शन से जुड़ा खर्चा डायरेक्ट है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग ये डायरेक्ट है, बाकी ये इनडायरेक्ट है। सर हमें काम में कौन सा लेना है, हम कौन सा खर्चा काम में लेंगे? तो बेटे हम काम में लेंगे केवल डायरेक्ट एक्सपेंस। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमारा कोई काम नहीं, इसलिए मैंने इसको क्रॉस मार दिया, एक छोटा सा क्रॉस मार दिया, ताकि क्योंकि हमको केवल काम किसका? डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर्मूले के अंदर हम किसका काम ले रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस का। एक बार सभी बच्चे इस फॉर्मूले को देखें, तो मैं आपको इस फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ। एक बार सभी बच्चे ये फॉर्मूला देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सब सिखाया जाएगा आपको। आइए, अच्छा ये बताइए कितने बच्चों ने ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11th में बनाया है? जितने बच्चों ने ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11th में बनाया उनको ये फॉर्मेट कुछ परिचय परिचय तक देखा देखा सा लग रहा होगा। हल्का सा भी ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने क्लास 11th में बनाया है तो आपको ये दिखना कुछ नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड जाएगा, परचेज डेबिट साइड जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड जाता है, सेल्स क्रेडिट साइड जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। कुछ याद आया क्लास 11 का? कितने बच्चों को याद आया कि ये ट्रेडिंग अकाउंट? हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऐसा रहता है, ओपनिंग स्टॉक जाता है, फिर परचेज जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है, फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में सेल जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्लास 11 से जुड़ी हुई बात है। अगर आपको ये क्लास 11 की बात नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, मैं बस ये समझा सकता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, मैं ये भी बता सकता हूँ फॉर्मूला बना कैसे, कैसे फ्रेम हो रहा है। लेकिन अगर आपको क्लास 11 से जुड़ी हुई ट्रेडिंग अकाउंट की नॉलेज नहीं है डियर, तो फिर आपको मजबूरी हो जाएगी फॉर्मूला याद करना। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं, ये देखते हैं।
सबसे पहली चीज हम लोग कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ? आपने कहा सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं। आपने कहा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दो सर, आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा। तो ये देखिए बेटे, इधर देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये हमारा नेट सेल्स है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये हमारा नेट सेल्स है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न गया, ये हमारा क्या गया? नेट सेल्स। और ये देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1000 रुपए का, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1000 रुपए। तो अगर मैं इस नेट सेल्स 1800 में से, ये नेट सेल्स ले लिया 1800, और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, माय डियर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1000, एंड ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही माइनस किया, मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 800 रुपए। मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आ गया? 800। बात ओके है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक तो तरीका ये हो गया भाई, सीधी सी बात है, सर ने पढ़ाया आपको फॉर्मूला, आरएफओ माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ, फाइन। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा और रास्ता हो तो कैसे निकालेंगे? तो सभी बच्चे जरा केयरफुली ध्यान पूर्वक देखें, मैं दूसरा फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं, कैसे बना दूसरा फॉर्मूला। सभी बच्चे देखें, ध्यान से देखेंगे। मैं ये शेडेड पोर्शन शेड कर रहा हूं, देखिएगा ये शेडेड पोर्शन, ये हटा दो, ये देखो ये शेडेड पोर्शन कट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो ब्लू मार्कर से शेड किया, इसको कट करो, यहां से ऐसे ही कट करो, मुझको भी देखना साथ में, इसको कट करो और निकाल के बाहर फेंको, बाहर फेंको, चलो निकाल कर बाहर फेंको। तो क्या क्या बचेगा तुम्हारे पास? ओपनिंग स्टॉक बचेगा, नेट परचेज बचेगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस बचेगा, और क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो जरा आओ देखते हैं क्या 800 आ रहा है इधर से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट, व्हाट इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ? तो देखिए, देखिए सर, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, इधर देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक इज 500, ओपनिंग स्टॉक इज 500, नेट परचेज इज 800, नेट परचेज इज 800, डायरेक्ट एक्सपेंस इज 200। चेक कीजिए, ओपनिंग स्टॉक इज 500, नेट परचेज 800, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 200, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 700, क्लोजिंग स्टॉक इज 700। चेक कीजिए कितना आ रहा है? इस सर से भी कितना आएगा? 800। चाहे जिधर से चलो, आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ वही आने वाला है। तो आप चाहे आरएफओ माइनस जीपी कर दो तो भी वही आएगा, आप चाहे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो तो भी आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ वही आएगा माय डियर। फॉर्मूला समझ में आया सभी को? जल्दी से मैसेज कीजिए फटाफट से, क्लियर है तो फिर, या फिर हैंड रेस करके बताइए, जो भी मेथड आपको सूट लगे, सूटेबल हो, उस तरीके से मुझे इन्फॉर्म कीजिए जल्दी से। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? दो के दोनों फॉर्मूले, किसी को कोई डाउट? कॉस्ट ऑफ आरएफओ का एक फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का दूसरा फॉर्मूला, और ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर बकायदा लिखे हुए हैं आपके लिए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, यही मैं समझाने का कब से प्रयास कर रहा था आपको, यही वाला फॉर्मूला। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, ये कहीं और से नहीं बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट की देन है, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला आरएफओ माइनस जीपी, याद रखिएगा अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उसको ऐड करना है, ठीक है? ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं सर? Inventory turnover ratio is equals to cost of RFO. And how we compute the cost of RFO? We have two options to compute the cost of RFO. एक तो हो गया बड़ा वाला फॉर्मूला, एक हो गया छोटा फॉर्मूला। दूसरी चीज, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है? ये देखिए, एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? बढ़े आगे, बढ़िए सर। इतनी बात हो जाने के बाद 6 पॉइंट हो गए, अब 7वां पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। 7th पॉइंट, 6 पॉइंट तक हो गया, 7th पॉइंट और एक फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की लिस्ट में हम लोग पूरे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। 7 नंबर का पॉइंट समझिएगा, जैसे कि आपने जाना कि एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अगर सपोज कीजिए आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री मिसिंग हो जाए, लेट्स से इफ
ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक ही चीज। If opening inventory or opening stock is missing in the question, missing in the question, then closing inventory will be considered as average inventory. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, considered as average inventory, average inventory या average stock। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके एवरेज इन्वेंट्री निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में मान लो ओपनिंग है ही नहीं, अगर ओपनिंग ना हो, अब भाई नया नया बिजनेस शुरू हुआ हो तो ओपनिंग कहां से होगा? नए बिजनेस में कभी ओपनिंग इन्वेंट्री होता है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री क्या चीज होती है? जो पिछले साल का माल नहीं बिका, इस साल वो ओपनिंग बन जाएगा। तो सोचो इस साल मैंने नया नया दुकान खोला, मेरे पास कहीं ओपनिंग इन्वेंट्री होगी क्या? नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है वही एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। समझना बात को, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में नहीं दी रखी है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है उसी को हम लोग एवरेज इन्वेंट्री कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 7 ने हमें बतलाया। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? इफ ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, then closing inventory will be considered as average inventory। एंड लास्ट नंबर का पॉइंट आ गया 8वां और आखिरी बात है ये, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? तो देखिए बेटा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको लेना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या लेंगे आप? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो आपने निकाला एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन 365। सर 365 क्या है? एक साल में कितने दिन होते हैं? चाहे 365 कर लीजिए और चाहे 12 मंथ्स कर लीजिए, जो आपको इच्छा करे। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया, ये उल्टा फॉर्मूला लिखा है, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना। फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया, करेक्ट करते। फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला है 365 साल में कितने दिन होते हैं, या फिर आप ले ले 12 महीने, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे आपको पता चल जाएगा आपका सामान कितने दिन में बिक के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले निकालोगे तभी तो यार एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री पता चलेगी। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी बच्चे इस फॉर्मूले को, जितने बड़े फॉर्मूले हैं उनको एक रिवीजन ले, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ इसकी प्रैक्टिस कराने। फटाफट से आइए और रिवीजन करना शुरू कीजिए। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज एज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। हाउ वी कंप्यूट एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल्स टू आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दो रास्ते हैं, दोनों में से जो सुटेबल होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उस तरीके से आएगा। कुछ पॉइंट है ऊपर की तरफ। आरएफओ किसको कहते हैं? नेट सेल्स को। नेट सेल्स कैसे आती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। कॉस्ट ऑफ आरएफओ को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट प्राइस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद आप इधर देखें, ये एक्सप्लेनेशन है ऊपर। उसके बाद अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ना दी हो तो क्लोजिंग को एवरेज मानना, और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, अगर डेज इन ईयर आप ले लेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 12 महीने। अगर डेज में लेंगे तो डेज में आंसर आएगा, मंथ्स में लेंगे तो मंथ्स में आंसर आएगा, जो भी आपको सही लगे। ठीक, अब नए की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, अब क्वेश्चन कराना शुरू कर रहे हैं। फटाफट से देखना शुरू करें सब लोग। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बेटा लिखा हुआ है आपको कैश आरएफओ। कैश आरएफओ मतलब कैश सेल्स 90,000। ठीक है, आपको लिखा है क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ मतलब उधार। उधार कितना बेचा? 1,20,000।
आपको लिखा है सेल्स रिटर्न, आपको लिखा है सेल्स रिटर्न कितना, लेट से आपको लिखा है कि 50,000, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। ये आप ले लीजिए 30,000, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, या और एक चीज आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट वो आपको दिया है, एक सेकंड इसको कर लीजिए आप 10,000 और इसको कर लीजिए आप 50,000। आपसे कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बताइए, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बताइए। ये दो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। थोड़ा सा बड़ा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लेकिन पैनिक नहीं करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। देखिए कैश आरएफओ दिया हुआ है, क्रेडिट आरएफओ दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया है। इतने से आपका नेट सेल्स आ जाएगा, इतने से आपका क्या आएगा, नेट सेल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं आरएफओ। नेट सेल्स का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट सेल्स? सर नेट सेल्स बराबर होता है नगद में कितना बेचा, कैश सेल्स, प्लस उधार कितना बेचा, क्रेडिट सेल्स, और सर हमने सेल्स रिटर्न कितना हुआ उसको हम माइनस कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कैश आरएफओ 90,000 है, क्रेडिट आरएफओ 120, कैश आरएफओ हो गया 90, क्रेडिट हो गया 120 और सेल्स रिटर्न इज 10,000, सेल्स रिटर्न कितना है 10,000। इस तरीके से बेटे आपका आरएफओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा आरएफओ, जिसको आप नेट सेल्स को, कितना आ गया नेट सेल्स सर 2 लाख। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? भाई आरएफओ सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, आरएफओ ही तो निकाला है, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा कैश आरएफओ दिया है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न आरएफओ आ गया। अब आपको देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लोगे बहुत आराम से। सर कॉस्ट ऑफ आरएफओ का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ? सर कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आरएफओ इज 2 लाख, ये आपने ऊपर निकाला, ये देखिए। और ग्रॉस प्रॉफिट कितने बेटे? सर ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया है 50,000। इस तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितने आ गया बेटे 1,50,000। तो पहली चीज आ गई, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो फॉर्मूले में हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ आया 1,50,000 ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यही फॉर्मूला होता है बेटे। यस सर। अब बेटा एवरेज इन्वेंट्री भी तो चाहिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपका आया 1,50,000, तो देखिए ये निकाला आपने अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो आइए जरा चेक करते हैं कुछ दिया है क्या। ओ हो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कहीं भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल और केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री है। देख रहे हैं आप, केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताइए सर ने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले कुछ बात बताई थी, क्या बताई थी जरा बताइए, क्या बताएंगे, क्या क्या बताई थी सर ने अभी अभी जस्ट आपको बात? ये नोट्स सर ने अभी अभी लिखवाया आपको, ये देखिए नोट्स नंबर 7 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर ने क्या लिखवाया आपको। पढ़िए नोट्स नंबर 7 अगर भूल चुके हैं। सर क्लोजिंग, हाँ अनन्या ने क्या बोला, क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना। ओके बेटा बहुत बढ़िया, लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक इज मिसिंग, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी कंसीडर्ड एज एवरेज इन्वेंट्री। ठीक,
ये देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री गायब है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी, 30,000 will be considered as average inventory, average inventory inventory because opening is missing, opening is missing। तो क्लोजिंग कितनी है बेटे, कितनी है क्लोजिंग, सर क्लोजिंग है 30,000। तो बस हो गया काम खत्म, 30,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 जा 3, 4 में ये भी तो 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15। सो आंसर आ गया बेटे 5 टाइम्स, आंसर क्या आ गया 5 टाइम्स। लेकिन ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हम अगला रेशियो निकालेंगे, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्या निकालेंगे, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइडेड बाय 5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 73 नहीं, हाँ ठीक है 73 डेज आएगा। कितना आंसर आएगा 73 डेज। और अगर आप इसको मंथ्स में निकालना चाहते हैं तो 12 अपॉन, या तो 12 अपॉन कितना करना होगा 5, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और 2.4 मंथ्स, 2.4 मंथ्स आएगा अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं। ऐसे 73 डेज आएंगे जिसमें भी आप हो। इसका मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो स्टॉक कैश में कन्वर्ट होने में 73 डेज ले लेगा, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 2 महीने 13 दिन, करीब करीब 2 महीने 13 दिन, 2 महीने 13 दिन लगेंगे आपकी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, मीटिंग खत्म होने वाली है, इंफॉर्मेशन है नित्या आपके लिए क्योंकि आप नए हैं, मीटिंग खत्म होने वाली है, रीज्वाइन करना मत भूलिएगा, अभी फिर से रीज्वाइन करना होगा, 4 बजे तक क्लास चलेगी क्योंकि लिमिट होती है 45 मिनट्स की। कुछ समझ में आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 73 डेज, 73 डेज का मतलब है कि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में 73 डेज लगेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ने लगाया है आपके साथ, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगाया है एकदम फॉर्मूले पर। अभी और धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चंस को एडवांस करते चले जाएंगे और फिर बुक के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अभी थोड़ी प्रैक्टिस जारी है। आइए रीज्वाइन कीजिए, मीटिंग खत्म हो रही है। ठीक।